नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगर अभी सुबह सुबह जैसे कई लोग अभी जुड़ते हैं, बहुत सारी महिलाओं से जब चर्चा होती है सात बजे सेंसेक्स में, बोले हम तो आपको देखते हैं, बोले कितने बजे? 7:30 बजे। अरे 7 बजे से बैठता हूँ, सब लोग मेहनत करके तैयार होकर बैठते हैं, 7 बजे जुड़ते ही नहीं है लोग। कस्टमाइज कर रखा लोगों ने 7:30 बजे ही। वो आप जैसे आपने कभी देखा होगा एआई लगा दो, अगर आप लगा दो क्या लगा हुआ है। तो जब मैं अपना यूट्यूब मान लीजिए मैंने खोला 2 बजे के आसपास, तो वो मुझे आवाज़ दिखाता है, क्योंकि उसने देख लिया कि मैं 2 बजे आवाज़ देखता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन शाम को 6 बजे मैं खोलूँगा तो मुझे कोई जनरल डिबेट के चैनल दिखाएगा, अप फ्रंट वही पेज लैंड होता है। ये एआई है। तो वैसे मैडम ने 2-4 बार देखा होगा तो 7:30 बजे खोलेगा वो। और 7:30 बजे देखते, 7 बजे मिलते नहीं। जो अभी मिले उन सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। नवमी की ढेरों शुभकामना। और एडवांस में कल दशहरा सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आज रात से लग जाएगा, ऐसा है ना? आज रात तक कैलकुलेशन चल रहा है इस बार। ठीक है, कल मार्केट हॉलिडे, ध्यान रखिएगा आप सब। थोड़े से समीकरण बिगड़े हुए से नजर आएंगे, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को दिक्कत वाला सेशन था। कुछ हद तक दिक्कत हमने डाइजेस्ट कर रखी है। 1/4 1/3% जब हम फ्राइडे को बंद हुए थे तब वो फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में 1-1.5% का दबाव आ गया और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर हरे में। तो थोड़ा बहुत समीकरण ठीक है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन यूएस में कल 1-1.5% तक का दबाव था तीनों बेंचमार्क्स में। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे थे, मूड बिगड़ा हुआ था। तो स्थिति जैसी यथास्थिति बनी हुई है। पिछले हफ्ते जो इश्यूज थे वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, पर ठीक है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत करेंगे। हम ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे भी रिएक्ट करना है, शायद उनका भी सहारा हो, पता नहीं। ऐसे में जरा ग्राउंड दिखाइए, पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। मूड माहौल कैसा है, कहाँ मुकाबला होना है आज का मैच। ये आ गई पिच। अरे यार पब्लिक, ये ऊपर वाली, ऊपर टिकट नहीं बिके आज कोने में, वो देख रहे हो आप, एकदम ऊपर की तरफ। यहाँ इधर, हाँ इधर वाले कोने के, लाइट के ठीक नीचे। हाँ लाइट के नीचे। ये तो गड़बड़ है यार। ये थोड़ा जल्दी है, सुबह हो सकता है। जैसे पूना उना के मैच में सब देख रहा था, सुबह सुबह शुरू जब मैच होता है तो भीड़ नहीं होती, शाम तक आते आते एक सीट भरी थी। ये बीच में जो खाली है कि वैसे कुछ, हाँ कुछ ज्यादा लाइट वाइट टाइप की लग रही है। लोग पक गए हैं। और एक तो फेस्टिवल भी है शायद, इसीलिए टर्न आउट कम है। आज कोई मैच है क्या इंडिया? ये है ना ये वाला, बाकी मैच से कर लेने देना, हमारा है ना। मुझे लगता है पिकअप कर जाएगा धीरे धीरे। टिकट तो सारे बिके हुए हैं। खैर टिकट बिक जाए, बाकी देखो। हाँ बाकी देखो नहीं देखो। इधर वाला विकेट एक ही लकड़ी लगी है ये वाला ना। हाँ, या एंगल ऐसा है कि 3 विकेट के बीच में गैप नहीं दिख रहा है। एक ही लग रहा है। ये वो पट्टा रख लिया अपन जो खेलते थे घर पे। अच्छा ये बताओ, जब ये यार गड़बड़ है। हाँ। जब बीच से बॉल निकल नहीं सकती, आउट ही हो जाना, तो पट्टा लगा दो ना। हाँ ये क्या 3 विकेट? ये 3 अलग अलग क्यों लगाते हैं? ये हो सकता है पट्टा गिरे पर वो नहीं। बेल गिरने का चाम इसी में, वो पट्टा तो खैर। ये फिर हारा। कल वो मैच में देखा तो क्लाउड आ गया था एकदम नीचे। आपने मैच ही नहीं देखा यार, आपको क्या बताऊं। मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख रहा था, बट बहुत ज्यादा नहीं, पूरा नहीं देखा। हाँ सही जगह थी, ब्यूटीफुल जगह है यार वो धर्मशाला। और इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम लगा था मुझे अंधेरे में। खैर ये भी इतना ही ब्यूटीफुल है भाई। ये देख धूप चकाचक है, स्टम्प्स की रिफ्लेक्शन आ रहा है पिच पे, और पिच कह रही है लेकिन हरी है। सूखने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सेकंड हाफ में ऐसा नहीं है, 10-12 दिन लगेंगे कम से कम सूखने में। ओहो। और मैच तो रोज ही खेलना है। और मैच रोज खेलना आपको। देखिए शुक्रवार का तो मतलब काफ़ी टफ मैच था, काफ़ी टफ मैच था। और इसीलिए देखिए आप बाज़ारों में, अमेरिकी बाज़ार में, एशियन बाज़ार में, यूरोपियन बाज़ार में, चाइनीज़ बाज़ार में, सब जगह आप देखेंगे कि बॉलर्स हावी रहे। काफ़ी गिरावट वहाँ देखने को मिली। ग्लोबली काफ़ी सेल ऑफ था फ्राइडे को। और रीजंस वही पुराने वाले हैं और वो और इंटेंसीफाई हो रहे हैं, और कड़क वही रीजन बने हुए हैं। तो बाजार मतलब कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ रहा है कि कैसे उसको रोके। तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ, लेकिन आज मुझे एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो लग रहा है। इतने हैवी वेट रिजल्ट्स आपने अनाउंस करवाए हैं कि उस पर मार्केट को रिएक्ट करना है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, अरे बैंक तो लगे हुए, आरबीएल, यस बैंक तक, और वो एनबीएफसी, एलएनटी, छोटे से लेके बड़े तक, पूना वाला बहुत कुछ है। तो उस पर मुझे लगता है ज़्यादा रिएक्ट करेगा एज इट इज़। लेकिन सेंटिमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छा नहीं है, सेंटिमेंट बहुत ही ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और बस थैंक्स ये है कि इजराइल वाले में कुछ नई घटना कोई बड़ी नहीं हुई। तनाव बना हुआ है लेकिन कोई नया नहीं हुआ। मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव रख के चलना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ था और वो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स तोड़ दिए S&P ने।
तो देखते कैसे बिहेव करता है। ये कहानी है भाई पिच की। अपन स्टॉक के लिहाज से लाल हरा नहीं करते, खबर या न्यूज के हिसाब से लाल हरा करता हूं, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। पहला स्टॉक, अच्छा कुछ दिग्गज हैं, आमतौर पर दिग्गज अवॉइड करता हूं, पर आज था कि बातचीत कर लूं नंबर्स पे भी। आईसीआईसीआई बैंक को कमजोर ग्लोबल क्यूज के बावजूद मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। अब ये नॉट नेसेसरली कि आज स्टॉक भी हरे पे हो। हरा इसीलिए ले जा रहा हूं क्योंकि नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। मैंने जब फ्राइडे को इसका पोल करा था तब मेंशन करा था आप लोगों को कि लगातार 8 तिमाहियों से बख्शी साहब स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस से बेहतर डिलीवर करके दे रहे हैं। जब से आए 8 क्वार्टर्स हो चुके हैं, 8 क्वार्टर्स उसमें नवा जोड़ दीजिए भाई साहब। सैटरडे को जो नंबर्स आए मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब अच्छे क्यों लग रहे हैं उस पर आता हूं। एक्सपेक्टेशन एनआईआई की हमारी थी, आवाज अनुमान 22% बढ़ने का, बड़ा 24%। मुनाफा 22.5% बढ़ने की बात थी, बड़ा 35-36%। इतना बड़ा बीट, हम गलत पड़ गए थे क्या? नहीं साहब, वो प्रोविजंस गिर गए। तो मुनाफे को इधर पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा, अदरवाइज नंबर्स बुरे नहीं है, पर वो हमारे एक्सपेक्टेशन इतना ऊपर इसीलिए क्योंकि प्रोविजंस फॉल कर गए थे। आगे आइए, एसेट क्वालिटी टकाटक, बल्कि इंप्रूव हो रही है। जब एक्सपेक्टेशंस थी कि फ्लैटिश रहेगी, 2.76 वाला जीएनपीए 2.48 पे आता हुआ, एंड नेट एनपीए भी 5 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दिखाता हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट जस का तस बनता हुआ। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, पर वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखें, लार्जली हमें सबको पता है वो 15-20 बेसिस पॉइंट तो मैंने ही कहा था कि फ्राइडे को मार्जिन दबेंगे, 25 बेसिस पॉइंट्स का फॉल, लार्जली इन लाइन, और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। हाँ, मार्जिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के तौर पे यूज कर सकता हूं मैं, बस मुझे पता है आईसीआईसीआई बैंक अभी इस बार नंबर में टटोल रहा था, कोई दिक्कत दिखी नहीं, पर मुझे सिर्फ एक ही इशू है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के साथ। हर बार ये जो एग्रेशन है ना बख्शी साहब का, बख्शी साहब पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। आप पर्सनल लोन 40% बढ़ रहा है साल दर साल, क्रेडिट कार्ड 30% बढ़ रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, एनआईएम्स तो बढ़ते हो रहे थे, पर अगर टाइट टर्न करती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत थी पॉकेट मनी आएगी। तो अभी तक तो सब कुछ, और इस बार रिजल्ट में मुझे कुछ दिखा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन उठाऊं। मैंने जब पोल करा था तब ये कहा था कि इन दोनों को वॉच आउट करने की जरूरत है। अनसिक्योर्ड जो लेंडिंग बहुत एग्रेसिव है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बदलती परिस्थिति ऐसी कुछ नहीं है अभी। इसको मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, मुझे कोई कंप्लेंट दिखी नहीं नंबर्स में। दूसरा दिखाइए कोटक महिंद्रा बैंक, इसको मैंने लाल रख दिया है। हालांकि कई लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं लाल क्यों रख रहा हूं मैं बताता हूं। बाकी स्टॉक का बिहेवियर अपनी जगह, ये अंडर परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू कर ही रहा था इसका। लाल रखने के पीछे रीजंस, नंबर से पहली बात कोई कंप्लेंट नहीं, डिसेंट क्वार्टर है। नंबर्स में जो दिक्कत है वो बताता हूं। डिपॉजिट्स में 23% का जंप है, गजब का है, पर एनआईएम का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, 35 बेसिस पॉइंट्स एनआईएम कॉन्ट्रैक्ट करे। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ दिक्कत उसके डिपॉजिट ग्रोथ से ही है। 23% इसीलिए है क्योंकि हम और आप पैसा वहां, मैंने भी अपना सेविंग्स अकाउंट खोल दिया था कोटक में, भाई बाकियों के साथ कहीं ज्यादा ब्याज देता है अगर कुछ पार्क ही करना है तो। अब ये पार्क करना मतलब डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए दे हैव टू शेल आउट मोर। वो एनआईएम्स कंप्रेस कर रहा है इस बदलती परिस्थिति में। स्लिपेजेस सीक्वेंशियली बढ़े, कासा रेशियो 48.3 कई तिमाहियों के लोएस्ट लेवल पे आता हुआ, कारोबारी मुनाफा 7% क्यू ऑन, मतलब इंटरनल्स में मैं एब्सेंट पर उठा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई कंप्लेंट नंबर्स में नहीं है, मैं फालतू राई का पहाड़ बना रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए। तो मैं, क्योंकि मैंने लाल लिया था तो मैं कुछ बता रहा था कंसर्न्स, उसमें सबसे बड़ी कंसर्न सिर्फ मेरे को मार्जिन्स की है, 35 बेसिस पॉइंट की। अच्छी खबर है, इन्होंने जो 3 नाम दिए थे उनमें से एक आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, तो क्लैरिटी आ गई, कंटिन्यूटी होगी, मतलब एक ओवरहैंग खत्म हो रहा है। अशोक वासवानी साहब बैंक के एमडी और सीईओ होंगे अगले, आरबीआई का नॉट आ गया। अब इसमें 2 इंटरनल कैंडिडेट थे, एक एक्सटर्नल था। इंटरनल कौन थे? मनियन साहब और शांति एकाम्बरम थी, है ना, और आउटसाइड कैंडिडेट कौन था? अशोक वासवानी थे। अच्छी बात कि इनके दिए हुए नाम से आरबीआई ने हामी भर दी। दिक्कत यह है कि मेरे लिए, वैसे ही मैं सोच रहा था जब ये अनाउंसमेंट है तभी सोच रहा था
कि एक आउटसाइडर फाउंडर को सक्सीड करेगा, ना कि इंटरनल कैंडिडेट्स अगर वो होते तो कंटिन्यूटी मेरे लिए क्लैरिटी होती। हो सकता है अच्छा काम करें, हो सकता है ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो, पर एक आउटसाइडर के आने से वो ट्रांजिशन कितना स्मूथ होगा मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। तो क्या वो उदय कोटक साहब का रहना एक वैल्यूएशन प्रीमियम देता था कोटक महिंद्रा बैंक को अपने सारे लार्ज कैप पीयर्स से? कुछ हद तक बाजार में जो दबाव कोटक महिंद्रा बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था उसी के चलते था वो वैल्यूएशन प्रीमियम रिड्यूस हो रहा था, आज भी है। क्या थोड़ा सा वो ठंडा पड़ेगा, क्या अपने पीयर जितने वैल्यूएशन पे आएगा, पता नहीं। मैंने इफ्स एंड बट्स रख दिए हैं, ईदर वे स्टॉक पता नहीं। कईयों को बहुत पसंद आएगा ट्रांजिशन क्योंकि एक क्लैरिटी आ चुकी है, एक ओवरहैंग छट गया। मैं इसको लाल रख रहा हूं लॉजिक के साथ जो दिया है, पर ये स्टॉक की चाल नहीं है, खबरों के लिहाज से मैंने लाल कर दिया। रिजल्ट के लिए थम्स अप ही है लार्जली, कुछ इफ्स एंड बट्स। इप्का लैब्स खबर अच्छी है इप्का के, क्योंकि कई सारे प्लांट्स फंसे हुए हैं। यूएस एफडीए ने इनकी रतलाम मध्य प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया था। उसकी एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई, मतलब एस्टैब्लिशमेंट को जब इंस्पेक्ट करा तो उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। वो रिपोर्ट कहती है कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। ये बुरा नहीं है। 3 तरह के होते हैं, एक होता है नो एक्शन इंडिकेटेड, मतलब प्लांट एकदम क्लियर। उससे थोड़ा सा बुरा हो गया वॉलंटरी एक्शन, मतलब भैया हमें कुछ इंटरवीन करने की जरूरत नहीं, आप अपने खुद ही प्लांट की दिक्कत को संभाल लो। एक होता है ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि गाज गिर गई बुरी तरीके से। तो इप्का के लिए इतनी बुरी खबर नहीं आई है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके बहुत सारे प्लांट्स दिक्कतों में। इप्का लैब्स को मैंने आज के लिए ग्रीन रख दिया है, 3 निपट गए। 3 हो गए आपके, फटाफट अभी 3 बताता हूँ। पहला स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो पाइप बनाती है प्लास्टिक के, और इसके रिजल्ट बहुत ही ख़राब आए हैं। आप तिमाही दर तिमाही देखें या साल दर साल देखें, रिजल्ट्स काफ़ी वीक हैं और मार्जिन पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस वजह से इसको मुझे लगता है रेड में रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशन था कि बेटर आएंगे, लेकिन नंबर काफ़ी गड़बड़ आए हैं। चूँकि ये उस वैल्यू चेन में पीछे तक जाते हैं, रेजिन्स भी बनाते हैं जिससे पाइप बनता है, वो प्लास्टिक के दाने कह सकते हैं आप, वो भी बनाते हैं, प्लस फिनिश्ड गुड भी बनाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिला, क्योंकि उसके प्राइस बहुत वोलेटाइल थे, गिरे चढ़े फिर गिरे, तो उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा 46% बढ़ा है, रेवेन्यू में 2.5-3% की ग्रोथ है, और क्रेडिट कॉस्ट 10% इनकी नीचे गिर गई। तो नंबर बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आज चूँकि बैंक एंड फाइनेंशियल्स में माहौल थोड़ा सा हैवी रहेगा, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख के चलिए L&T फाइनेंस होल्डिंग में। तीसरा स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। इन्होंने बेंगलुरु में हाँ, गुस्सा हो जाते लोग। बेंगलुरु में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने साइन किया है, उसको लॉन्च करेंगे। तो अनुमान है कि इनकी टॉप लाइन में करीब 400 करोड़ रुपए उसमें जुड़ेंगे। अच्छा रेवेन्यू। बेंगलोर मार्केट में मैं हमेशा खबरें जो भी आती है उसको आपको ज़रूर इसलिए बताता हूँ कि वो सबसे स्टडी मार्केट है रियल एस्टेट का। 7-8-9% का CAGR पिछले 10-15 सालों से चल रहा है वहाँ पे, और बहुत अच्छी डिमांड है वहाँ पे रियल एस्टेट की, और एक रीजनेबल प्राइस में वहाँ मकान भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन में इसको रखा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को। 3 मिनट भी हो गए। शारदा क्रॉपकेम अगला स्टॉक है, इसको मैं लाल लेके जा रहा हूं। आय साल दर साल 20% गिरी, इबिटा उसके सामने 64% गिरा, 14.5% के मार्जिन 6.5% में आए, और मुनाफे से घाटे में आ गए। 12 करोड़ का मुनाफा था, 28 करोड़ के आसपास का घाटा है। नंबर्स कमजोर है। अब वो बात अलग है, कंपनी कह रही है कि अगले क्वार्टर से हालात सुधरेंगे, वो पर नंबर्स को लेकर डिसअपॉइंटेड मैं, इसीलिए लाल रखा है। ऐसे ही अंबर इंटरप्राइजेस को रखा मैंने लाल है, इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इशू, अदरवाइज रेवेन्यूज बढ़िया 24% का साल दर साल जंप है। मार्जिन एक्सपैंड करें, लेकिन जो स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रहा था, इसके चलते स्टॉक रिकवर कर रहा था। मार्जिन उस लिहाज से एक डिसअपॉइंटमेंट है, और लॉसेज जो थे वो थोड़े से बढ़े, इसीलिए लाल रखा है। इप्स एंड बट्स वाला नंबर है, टॉप लाइन लेकिन कमेंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन वो ऑपरेशनली जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा नहीं उतरा, इसलिए लाल करा। और एक येस बैंक, हम रिटेल की दिक्कत वाली खबर, लेकिन येस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स वीक नजर आते हैं। इसे कुछ, ये कौन सा स्टॉक आ गया यार, ये येस बैंक लिखा था, इसमें यंकी बैंक। येस बैंक में NII 3-3.5% साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू गिरा। NIM's डिक्लाइन, ठीक है, तो इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है।
अच्छा, ये सब हो रहा है, अदर इनकम में जंप, इसीलिए आपको कुछ नेट मुनाफे में फिर भी ठीक ठीक दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिल्कुल सबड्यूड, 74-75% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो वन ऑफ द वर्स्ट इन द इंडस्ट्री है। कोई पैरामीटर इंटरनल सुधर नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी होप राइड कर रहे हैं। होगा, समय के साथ हो सकता है सुधरे। यस बैंक आज के लिए तो लाल लेके चलता हूं, सिर्फ अपने रिजल्ट्स की डिलीवरी पे। चौथा स्टॉक है मेरा IDBI बैंक, और इसको मैंने ग्रीन में रखा है। नतीजे ओके टाइप के हैं, बहुत खास रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जैसे NPA ने थोड़ा सा कम कर लिया है। ग्रॉस में काफ़ी सिग्निफिकेंट कमी आई है, 5.05 से 4.9 पे ले आए हैं, और नेट NPA भी कम हुआ। नेट खैर उतना मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, लेकिन नंबर ओके हैं। और अब इसमें जो प्रोसेस है इसको बेचने वाला, वो हो सकता है और इम्प्रूव हो। डोडला डेयरी के नंबर अच्छे हैं, 10% की रेवेन्यू ग्रोथ, 10% की प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन में 1% की इम्प्रूवमेंट, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। और GNFC, इसमें खबर ये है कि इनके रिजल्ट आएंगे 9 तारीख को, आई गेस, हाँ 9 को, और उसमें 8 नवंबर को बोर्ड मीटिंग रिजल्ट आएंगे। बाईबैक पे विचार किया जाएगा GNFC में, तो इस खबर का हो सकता है इसको सपोर्ट मिल जाए, तो इसको ग्रीन में। मैंने देखा टीम रैली में, मैंने यार नतीजा आने वाले, उसमें लिखा था नतीजा आने वाले, नतीजा आने वाले उस पर GNFC, अब समझ में आया ये बायबैक पे विचार करने वाले। और गुजरात सरकार ने तो पूरी पॉलिसी लेड आउट कर रखी, पूरी पॉलिसी, डिविडेंड बायबैक, ये गजब है यार। तो देखते हैं कैसा बिहेव करता है। ये चलिए 6 स्टॉक हो गए, छह हो छोटा सा गए। ब्रेक के बाद अगले 4। चलिए, स्वागत एक बार फिर से आपका अगले 4 स्टॉक्स में। महिंद्रा हॉलीडेज, इसका रिजल्ट आना है, मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये सब जो हॉलीडे वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। 8वां स्टॉक है कजारिया सिरेमिक्स, इसमें कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उन रिपोर्ट्स का हवाला ये है कि सब ने बाई कॉल दिए और अच्छे टारगेट्स 1500-1600 तक के दिए हैं। उनका मानना है कि H1 में वॉल्यूम काफ़ी कमज़ोर था, 7% साल दर साल कमज़ोर हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ में रिकवरी एस्टिमेटेड, और ये रिकवरी आएगी रियल एस्टेट से और Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से आएगी, जहाँ से 60% इनका बिजनेस आता है। तो सारे ब्रोकरेज बहुत बुलिश हैं इसमें, तो इसलिए कजारिया को रख सकते हैं। लॉरस लैब लेकिन रेड में रखिए, इसमें बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने सेल कॉल या रिड्यूस की कॉल दी है, तो जो रेफर मैं कर रहा हूँ जेफरीज की है, रिड्यूस की कॉल है, टारगेट 260 का है, 260 रुपये का टारगेट, सोचिए आप। और उनका कहना है कि इन्होंने लगातार 5वां क्वार्टर जहाँ पे मिस कर रहे हैं ये अपने रेवेन्यू वगैरह, और इनका धंधा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है जब से कोरोना के बाद से गिरा है, तो इसको रिड्यूस कॉल रखिए। कोटक की भी इसमें रिड्यूस की कॉल है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और अंडरवेट की कॉल है, 1928 का टारगेट है। उनका ये कहना है कि जो एबिटा है वो 8% हमारे अनुमान से ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पे बहुत चैलेंजेस बने हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस मॉर्गन स्टैनली को शायद इसकी उम्मीद कम लग रही है, इसलिए इसमें भी अंडरवेट कॉल है, टारगेट 1928। ओके, अगले स्टॉक्स में रही RBL बैंक। जैसे येस बैंक के लिए दिक्कत थी, RBL के लिए बढ़िया क्वार्टर है। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, रिक्लासिफिकेशंस हैं, पर उनको एडजस्ट करूँ तो फिर भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट शायद एनआईएम्स इंप्रूव हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी और सुधरती हुई नजर आएगी आपको। रिटर्न रेशियोज पिछले कई सालों में सबसे बेहतर कंपनी बैंक डिलीवर करता हुआ, ये रिकवरी मोड पे। अब स्टॉक चले नहीं चले बात अलग है, नंबर्स के लिए थम्स अप है। तेजस नेटवर्क्स आए 80, इसको ग्रीन रखा है, पर चला हुआ स्टॉक है, आप माइंडफुल रहिएगा उस बात को लेकर। आए 80% का जंप है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट, इन्होंने खुद ही लिखा है मेरे ख्याल से, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज। एबिटा अब साल दर साल देखेंगे तो गिरा हुआ दिखेगा आपको, पर इसको ऐसे देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से एबिटा निगेटिव हो गई थी ये कंपनी, वापस एबिटा पॉजिटिव हो गई है। और पैट मार्जिन चाहे मैं साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, बढ़िया इंप्रूवमेंट। केफिन टेक्नोलॉजीज को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, क्योंकि चाहे साल दर साल देखूं चाहे क्यू ऑन क्यू देखूं, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। आए 16% साल दर साल और 15% क्यू ऑन क्यू। एबिटा 32% साल दर साल और 33% क्यू ऑन क्यू, नंबर्स अच्छे हैं। अरे मैंने पैट मार्जिन जो है ना केफिन के बोल दिए थे तेजस में,
तेजस के केस में हाईलाइट है, अदर देन वो मार्जिन्स का परफॉर्मेंस जो मैं कह रहा था EBITDA पॉजिटिव हुआ है, उसकी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई 9,200 करोड़ के पार पहुंच गई है। केफिन के वो पैट मार्जिन्स भी बढ़िया इंप्रूव हुए। जाइडस लाइफ को ले रहा हूं पर ये स्टॉक बहुत वीक है, ये ऐसे गजब का रीरेट हुआ था, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन के मोड पे। खबर अच्छी है, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा ये फॉलिंग चैनल में है। यूएस एफडीए की अप्रूवल इनकी एक दवा के लिए आता हुआ, दवा की डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, जिसका यूएस में कंबाइंड मार्केट साइज है $10 बिलियन का। तो हो गए सारे के सारे स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।